छंगूर बाबा को लेकर हो रही लगातार कार्रवाई को लेकर छंगूर बाबा पर एक बार फिर से एक्शन हुआ है। उनके करीबी के घरों पर बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस खबर में विस्तार से जानेंगे आखिर क्या क्या अभी तक कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है। दूसरी खबर में बात करेंगे खतरे में भविष्य, झालावाड़ में जो भवन गिरा था, स्कूल का भवन गिरा था जिसमें बच्चों की मौत हो गई थी, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। तीसरी खबर में बात होगी सेना की ताकत की। विजय दिवस आज है और विजय दिवस के मौके पर ही आज किस तरीके से भारतीय सेना ने एक नया ऐलान किया है, एक बड़ा ऐलान किया है, उस खबर को लेकर के भी बात करेंगे। सेना की ताकत आखिर क्या बढ़ने वाली है और किस तरह से अब इस देश में सेना की ताकत बढ़ने वाली है। तो शुरुआत करेंगे छंगूर बाबा पर एक्शन को लेकर। अवैध धर्मांतरण के मामले में सरगना छंगूर बाबा के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। सबरोज ने रेहरा माफी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण कर अपना मकान बनाया हुआ था। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर उसके घर पर चलाया गया और लगातार छंगूर बाबा के कई ठिकानों पर इसी तरीके से एक्शन और कार्रवाई की जा रही है। इस भवन के बारे में जो बताया गया, बार बार नोटिस के बावजूद भी यह अतिक्रमण को नहीं हटा रहा था। आज बुलडोजर चला करके 30 मिनट के अंदर सब कुछ यहां पर ढहा दिया गया। छंगूर बाबा की आलिशान कोठी को पहले ही बुलडोजर से तोड़ा जा चुका था। गैंग के प्रमुख सदस्य उसके भतीजे सबरोज उर्फ इमरान ने रेहरा माफी गांव में अवैध तरीके से घर बनाया हुआ था, जो खबरें सामने आई। उतरौला तहसील प्रशासन की तरफ से पिछले कुछ समय से अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया था। 3 बार नोटिस भेजने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद आज घर पर बुलडोजर चलाया गया और बुलडोजर से इस घर को गिरा दिया गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एक हफ्ते पहले ही यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने छंगूर बाबा के करीबी और धर्मांतरण गिरोह के सक्रिय सदस्य 42 वर्षीय सबरोज उर्फ इमरान उर्फ बुद्धू के साथ ही 36 वर्षीय शहाबुद्दीन को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी थाना गेड़ास बुजुर्ग के ग्राम रेहरा माफी के निवासी हैं और काफी समय से छंगूर के इशारों पर धर्मांतरण की गतिविधियों में लिप्त थे। एफआईआर में दोनों वांछित चल रहे थे। गौरतलब यह भी है कि छंगूर और उसके धर्मांतरण गैंग के गुर्गों की नजर बलरामपुर जिले की कई सरकारी जमीनों पर भी थी। उतरौला से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की जानकारी जुटाई जा रही है। इस गैंग के सदस्य और छंगूर के भतीजे सबरोज की प्रॉपर्टी की राजस्व विभाग की तरफ से जांच होने पर यह खुलासा हुआ। सबरोज ने सरकारी नवीन पड़ती भूमि पर अवैध निर्माण कर रखा था। तो ये पूरा खुलासा हुआ और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से दो बुलडोजर चला करके छंगूर बाबा के जो करीबी हैं उनके घरों को ढाया जा रहा है और ये उसके भतीजे का घर था जिसको ढाया गया। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा एक्शन है ये छंगूर बाबा के धर्मांतरण रैकेट से जुड़ा हुआ एक्शन किया जा रहा है और धर्मांतरण मामले में अभी तक कई तरह के खुलासे सामने आए हैं, जिसमें अलग अलग जगहों पर किस तरीके से युवतियों का धर्मांतरण किया जा रहा था उस पर भी खुलासा किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से छंगूर बाबा के घर पर एक्शन के बाद अब उसके भतीजे सबरोज के घर पर एक्शन किया गया है और अतिक्रमण करके जो ये भतीजे ने घर बनाया है इसको जेसीबी के जरिए ढा दिया गया है। तो अब अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। अगली खबर राजस्थान से जुड़ी हुई खबर थी। राजस्थान में स्कूल की छत गिरने से एक दर्दनाक घटना सामने आई थी जिसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया। यह घटना शिक्षा व्यवस्था में सुरक्षा मानकों और जर्जर स्कूली भवनों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल, जहां पर शुक्रवार 25 जुलाई कि सुबह को जब बच्चे सुबह की प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो रखे थे और कक्षाओं में मौजूद थे, उसी समय स्कूल की एक जर्जर इमारत की छत अचानक से भरभरा करके गिर जाती है। अब इस पूरे हादसे में 6 से 7 बच्चों की मौत हो गई है। जो विभिन्न रिपोर्ट्स हैं उसमें अलग अलग जो डेटा है वो पहले सामने आया था, लेकिन 6 से 7 बच्चों की मौत इसमें हुई है। कम से कम 20 से अधिक बच्चे इस पूरे हादसे में घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल बच्चों को झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से तत्काल बचाव अभियान शुरू किया और मलबे के नीचे दबे हुए बच्चों को बाहर निकाला। प्रशासन और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुटे रहे।
अब कारण और जिम्मेदारियों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कारण जर्जर भवन है। और यह जर्जर भवन सिर्फ एक झालावाड़ की समस्या नहीं है, बल्कि इसी तरीके के जर्जर स्कूली भवन, चाहे वो प्राथमिक जो स्कूल हैं उनकी बात करें या फिर जो हाई स्कूल है उनकी बात करें, कई सरकारी स्कूल इसी तरीके से जर्जर स्थिति में हैं। सबसे प्रमुख कारण स्कूल का भवन काफी पुराना और जर्जर था, जो कि जर्जर अवस्था में होना जिसका बताया जा रहा था। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि स्कूली भवन की स्थिति, जो खराब स्थिति इसकी थी, इसके बारे में कई बार भी प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब घटना के समय जब भारी बारिश हुई, उससे संभवतः छत कमजोर हुई और छत को कमजोर करने में बारिश ने और भूमिका निभाई, जिसके बाद ये छत गिर गई। अब इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम को सरकार और प्रशासन की घोर अनदेखी और आपराधिक लापरवाही का परिणाम भी कहा जा सकता है। कई विधायकों ने विधानसभा में सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों से जुड़े सवाल उठाए थे, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कोई भी संतोषजनक जवाब राजस्थान में नहीं मिल पाया। बजट का अभाव भी क्या इसमें है, या फिर अनुचित उपयोग किया जा रहा है? क्योंकि बताया गया है कि राज्य सरकार ने बजट में 750 स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था और पिछले साल भी 325 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। हालांकि समय पर स्कूल भवनों में सुधार नहीं होने के चलते यह हादसा हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कुछ स्कूलों के लिए बजट आवंटित होने के बावजूद भी पिपलोदी स्कूल को इसमें शामिल नहीं किया गया था। शिक्षकों और अधिकारियों का भी इसमें निलंबन हुआ है। इस घटना में लापरवाही बरतने में 5 शिक्षकों और 1 शिक्षा विभाग के अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि बच्चे शिक्षकों को छत गिरने की बात कह रहे थे, लेकिन उन्हें धमका करके बैठा दिया गया। राजनेताओं और अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी इसमें सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने घायल बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस पर रिएक्शन आया है। दोनों ने ही छात्रों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाने की बात कही है। हालांकि उन्हें कुछ बयानों के लिए आलोचना का सामना भी उनको करना पड़ा। विपक्षी दलों की भी इस पर प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस घटना को सरकार की आपराधिक लापरवाही बताया और भाजपा सरकार पर शिक्षा के बजट को कम करने का आरोप भी लगाया है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में यह मांग उठाई कि नेताओं और नौकरशाहों के बच्चे भी इसी सरकारी स्कूल में पढ़े, ताकि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। अब झालावाड़ हादसे के बाद राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना उपखंड के खरियावास क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय खरिया की ढाणी में भी एक सरकारी स्कूल की जर्जर छत भर भराकर गिर गई। गनीमत यह रही कि उस समय कक्षा में कोई बच्चा मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। यह घटना राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भवन सुरक्षा के गंभीर मुद्दे को उजागर करती है और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर भी बल देती है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। सरकार ने अब एमएलए फंड से भी सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए अधिक बजट खर्च करने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन यह भी देखना होगा कि इसका जमीनी स्तर पर कितना असर होता है, क्योंकि लगातार न सिर्फ राजस्थान बल्कि कई सारे राज्यों में स्कूलों की जो भवन है वो खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। कहां कब कौन सा हादसा हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि आम आदमी, गरीब व्यक्ति का बच्चा ऐसे भवनों में, ऐसे स्कूलों में पढ़ता है और जो नेता, सांसद, विधायक हैं उनके बच्चे बड़े बड़े आलीशान स्कूलों में पढ़ते हैं। तो समानता होनी चाहिए और जब उन्हें भी लगेगा कि उनके बच्चे भी इन भवनों में पढ़ सकते हैं तो वहां पर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में मदद मिल सकती है। चलिए अब तीसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय सेना ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपनी नई सैन्य रणनीति का अनावरण किया है, जो कि देश की सुरक्षा को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस बदलाव की घोषणा करते हुए बताया कि भारतीय सेना अब केवल पारंपरिक युद्धों पर ही निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि आधुनिक तकनीक, स्वदेशी हथियारों और एकीकृत शक्ति के बल पर अगली पीढ़ी की लड़ाइयों के लिए तैयार हो रही है। इस नई रणनीति का केंद्र बिंदु रुद्र ब्रिगेड और भैरव लाइट कमांडो बटालियन नामक की 2 सैन्य टुकड़ियों का गठन करना है। अब रुद्र ब्रिगेड क्या है? एक एकीकृत लड़ाकू इकाई। रुद्र ब्रिगेड को भारतीय सेना में एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
पारंपरिक ब्रिगेडों के विपरीत जो एक विशेष हथियार या फिर इकाई पर केंद्रित होती थी, जैसे कि इन्फेंट्री या फिर आर्टिलरी। रुद्र ब्रिगेड एक संयुक्त युद्धक इकाई है, यानी कि ज्वाइंट इकाई है। इसमें पैदल सैनिकों के साथ साथ बख्तरबंद इकाइयां, टैंक, तोपखाने, स्पेशल फोर्सेस के और सबसे महत्वपूर्ण ड्रोन आधारित यूनिट्स शामिल हैं। इस एकीकृत संरचना का मुख्य उद्देश्य युद्ध के मैदान में विभिन्न इकाइयों के बीच में समन्वय और प्रतिक्रिया समय को बढ़ाना है। रुद्र ब्रिगेड को सीमाओं पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके। इसकी लॉजिस्टिक जरूरतों को, युद्धक सहयोग को भी इस ब्रिगेड के डिजाइन में विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? ड्रोन प्लाटून। प्रत्येक इन्फेंट्री बटालियन के पास अब एक समर्पित ड्रोन प्लाटून होगा। ये ड्रोन वास्तविक समय में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और लक्ष्यों की पहचान करेंगे, जिससे सेना को बेहतर जागरूकता मिलेगी। अब दिव्यास्त्र बैटरीज और लाइटर म्यूनिशन बैटरीज। सेना की अग्निशक्ति को बढ़ाने के लिए आर्टिलरी में जो दिव्यास्त्र बैटरीज हैं और लाइटर म्यूनिशन बैटरीज हैं, इनको जोड़ा गया है। अब दिव्यास्त्र बैटरियां लंबी दूरी तक सटीक हमले करने में सक्षम हैं, जबकि लाइटर म्यूनिशन ड्रोन आधारित हथियार हैं जो लक्ष्य पर मंडराते हुए सटीक समय पर हमला कर सकते हैं। स्वदेशी वायु रक्षा। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली को भी इसमें मजबूत किया जा रहा है। इसे अब आकाश और QRSAM जैसी स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों से लैस किया जा रहा है, जिससे भारतीय आकाश को किसी भी हवाई हमले से सुरक्षित किया जा सके। भैरव लाइट कमांडो बटालियन के बारे में आपको बताते हैं। हल्के, तेज और घातक रुद्र ब्रिगेड के साथ ही सेना ने भैरव लाइट कमांडो बटालियन का भी गठन किया है। ये यूनिट्स पारंपरिक युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि सीमाओं पर अचानक हमला करके दुश्मनों को भ्रमित और कमजोर करने के लिए डिजाइन की गई हैं। ये कमांडो हल्के, तेज और बेहद घातक होते हैं। इसकी विशेषताएं ये हैं कि दुर्गम इलाकों में ये अभियान चला सकते हैं। भैरव कमांडोज को विशेष रूप से ऐसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाकों में अभियान चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है जहां पारंपरिक सेना का पहुंचना कठिन होता है, जैसे पहाड़, घने जंगल या फिर दूरस्थ सीमाई क्षेत्र। हल्के और घातक हथियार इनके पास होते हैं। इन बटालियन को MP5 जैसी सब मशीन गन, स्वदेशी ड्रोन, बम और अत्याधुनिक उपकरणों जैसे हल्के लेकिन प्रभावी हथियारों से लैस किया गया है। चपलता और गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी इनकी महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी ताकत है। इनकी सबसे बड़ी ताकत चपलता और गोपनीय है। भैरव यूनिट्स को इस तरह से तैयार किया गया है कि वे रात में, कोहरे में या फिर बेहद कठिन परिस्थितियों में दुश्मन पर अचूक हमला कर सकें और भारी नुकसान के बिना सुरक्षित लौट सकें। भारतीय सेना का नया दिव्यास्त्र सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने इसे दिव्यास्त्र के नाम पर जोड़ दिया है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि सेना की मारक क्षमता में कई गुना वृद्धि है। हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लाटून शामिल होने से जमीन पर रियल टाइम निगरानी संभव होगी, जबकि आर्टिलरी को दिव्यास्त्र बैटरियों से और लाइटर म्यूनिशन बैटरियों के जरिए अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। ये प्रौद्योगिकियां दुश्मन पर दूर से सटीक और प्रभावी हमले की सेना की क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर पर आक्रामक प्रतिक्रिया का भी संकेत दिया गया है। इस नई रणनीति के तहत भारतीय सेना ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब वो केवल प्रतिक्रिया नहीं देगी, बल्कि आक्रामकता का जवाब भी आक्रामकता से देगी। सेना प्रमुख ने बताया है कि मई 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे, इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाया था। यह कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि भारत अब केवल प्रतिक्रियावादी नहीं, बल्कि करारा जवाब देने में भी सक्षम है। कुल मिलाकर भारतीय सेना का यह कदम देश की सुरक्षा को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसमें तकनीक, एकीकरण और आक्रामक रक्षा को प्राथमिकता दी गई है। तो भारतीय सेना आने वाले समय में अपने इन नई टेक्निक से और भी ज्यादा घातक और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। भारतीय सुरक्षा और भी ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।